वेलकम एवरीवन। पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है एंड ये कल का आर्टिकल है। इसमें एथिक्स कमेटी को मेंशन करा गया है, तो इसको देखिए, आपने याद रखना है, कहीं पर लिख लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, वनडे एग्जाम में भी, और ऐसे ही ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आगे पूछी जा सकती है। अब ये आर्टिकल ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट क्योंकि ये कमेटी मेंशन करी गई थी तो इसको आपने कहीं लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, इफ एनी ऑफ यू हैव केयरफुली लिसन्ड टू माय वीडियो ऑन मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो वहां पर मैंने एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कुछ फंक्शंस एग्जीक्यूटिव को दे देता है या फिर कुछ फंक्शंस, कुछ लॉ मेकिंग पावर्स लोकल बॉडीज को भी दे देता है। इसी के अकॉर्डिंग ही फिर ये जो लोकल बॉडीज हैं ये बायलॉज बनाती हैं, एग्जीक्यूटिव रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, और इसी प्रोसेस को ही एग्जीक्यूटिव या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से सुना है तो बिना ये चैप्टर पढ़े, विदाउट इवन रीडिंग दिस चैप्टर ऑन पार्लियामेंट्री कमिटीज, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे ही चीजों को आपने कनेक्ट करके पढ़ना है। लीनियर स्टडी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप चाहे मल्टीपल रिविजन्स कर लो, अगर आप चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स ऐसा एक एग्जाम है, यहाँ पर आप हर एक चीज को याद नहीं रख सकते हो, तो चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। तो देखिए, इन सारी चीजों से ये कीवर्ड्स आपने अगर याद रख लिए हैं, वो वीडियो आपने ध्यान से सुनी है, तो उसी सारे कीवर्ड्स मैंने वहां पर बताए थे। तो अगर ये आपको पता है तो ये भी पता चल जाएगा ये काम क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। और इसको एग्जामिन करने का काम भी कौन करेगी? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही आपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो विदाउट फर्दर ड्यू चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और एंड इस क्वेश्चन को ना एक बार आप वीडियो पॉज करके रीड जरूर करें, एंड वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या हैं? ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ही एक पैनल रहता है, इन्हीं का ही एक ग्रुप है, जिनको या तो हाउस ही अपॉइंट करेगा या फिर हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही इन मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। अब ये कमिटीज हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरेक्शन के अंडर ही काम करती हैं। इनसे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118। आर्टिकल 105, देखिए, इन दोनों आर्टिकल्स से ही इन पार्लियामेंट्री कमेटीज को अथॉरिटी मिलती है, इन पार्लियामेंट्री कमेटीज को काम करने की अथॉरिटी मिलती है। 105 आर्टिकल रिलेटेड है प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड 118 आर्टिकल बात करता है इट गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ हाउस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। खुद के हाउस को रेगुलेट करना, इसके प्रोसीजर को रेगुलेट करना, बिजनेस का कंडक्ट कैसे हाउस में चलेगा, इस चीज की अथॉरिटी, इससे रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना, ये पावर भी पार्लियामेंट को ही दी गई है थ्रू दिस आर्टिकल 118। एंड ये पार्लियामेंट कमेटीज का, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ओरिजिन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। देखिए, हमारे इंडिया ने वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से अडॉप्ट करा है, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत लंबा टाइम इंडिया के ऊपर रूल करा। तो देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का कॉन्सेप्ट है ये भी ब्रिटिश ओरिजिन का ही कॉन्सेप्ट है। अब इन पार्लियामेंट्री कमेटीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है। जब भी कोई बिल हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाता है फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं दोनों हाउसेस में, और इन सारी ही चीज़ों के लिए पार्लियामेंट के पास लिमिटेड टाइम रहता है इन डिटेल्ड डिस्कशंस के लिए। एंड ऊपर से हमने ये भी देखा था लास्ट चैप्टर में कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं इनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है अपनी फील्ड का। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, डिस्क्लेमर बिफोर हैंड, कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, एंड नो ऑफेंस टू एनीबडी। देखिए, अब जो शशि थरूर हैं ये कितने एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के। अगर कोई मिनिस्ट्री इनको दी जाती है तो देखिए, इनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी मिनिस्ट्री इनके अंडर होगी वे अपनी मिनिस्ट्री के लिए
ईजिली काम कर पाएंगे क्योंकि उस फील्ड के लिए इनके पास एक्सपर्टीज है। अब ऐसे ही अगर इनका कंपैरिजन हम स्मृति ईरानी से करें, जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थी तो ये आईआईटीज में संस्कृत को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रही थी। तो देखिए एजुकेशन मिनिस्टर इनको बना दिया गया था, बट ये आईआईटीज में संस्कृत का क्या काम है। तो सी ये आर्ट की फील्ड में एक्सपर्ट थी, तो इनको एजुकेशन फील्ड की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो देखिए एक तो पार्लियामेंट के पास टाइम की कमी है, डिस्कशंस के लिए पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है बिल्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। दूसरा, अगर ऐसे मिनिस्टर्स हैं तो उनके पास अपनी फील्ड का एक्सपर्टीज भी नहीं है। ये रीज़न होने की वजह से ही कुछ काम फिर इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को दे दिए जाते हैं, सो दैट एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जा सके, उसकी एक्सपर्टीज को यूज़ करा जा सके किसी भी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के लिए। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई बिल हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है तो ऐसी कोई कमेटी अपॉइंट करी जा सकती है, इलेक्ट करी जा सकती है हाउस के द्वारा, जिससे ऐसे एक्सपर्ट हों, हेल्थ से ही रिलेटेड एक्सपर्ट हों और वो उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज दे सकें, अपनी ओपिनियन दे सकें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही पार्लियामेंट्री कमेटीज को अपॉइंट करा जा सकता है। इसके साथ ही देखिए एक वर्ड आपने याद रखना है कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी को एक मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी मिनी पार्लियामेंट हो सकती है। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखिए इसमें एमपीज होते हैं एंड एमपीज रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्टीज, फ्रॉम पार्टीज दे गेट इलेक्टेड एंड फिर वो हाउस में आते हैं और इन पार्लियामेंट्री कमेटीज के लिए ये खुद ही इलेक्ट होते हैं, हाउस में से ही इनको इलेक्ट करा जाता है और ये फिर पार्लियामेंट को किसी बिल के लिए अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं। अब देखिए राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है जो फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। किसी ने सोशल सर्विस में किसी को एक्सपर्टीज है, साइंस की फील्ड में एक्सपर्टीज है, स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो इन मेंबर्स को भी जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, इनको भी इन कमेटीज के लिए इलेक्ट करा जा सकता है और उनकी एक्सपर्टीज यूज करी जा सकती है। इसीलिए ही इनको इन मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं इन कमेटीज को, क्योंकि इनमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। अब इन कमेटीज के द्वारा ही देखिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की भी हेल्प ली जा सकती है, जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियंस को यूज करा जा सकता है। इनफैक्ट ऐसे बिल्स जो हाउस में थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस अभी निकल रहे हैं उनको वो अभी एक्ट नहीं बने हैं, ऐसे बिल्स को देखिए पब्लिक की ओपिनियन के लिए पब्लिक डोमेन्स में भी रखा जा सकता है। मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स के ऊपर इनकी जो प्रोविजंस हैं उनको पब्लिश करा जा सकता है। और देखिए इन्हीं पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर भी चेक रखा जा सकता है। गवर्नमेंट के ऊपर चेक कैसे? थ्रू फाइनेंशियल कमेटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज के थ्रू डिमांड्स ऑफ और ग्रांट के लिए वोटिंग होती है, उनकी स्क्रूटिनी करी जाती है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज इन ग्रांट्स को एग्जामिन करती हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं। तो देखिए ये सारे काम के थ्रू, इन सारी कमेटीज के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर जो भी फाइनेंस वो यूज कर रही हैं, पब्लिक मनी यूज कर रही हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल करा जा सकता है थ्रू दिस पार्लियामेंट्री कमेटीज। नो ये पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू रेफर करा गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कॉम्पोजिशन की बात नहीं करी गई है, इनके एग्जैक्ट फंक्शन क्या हो सकते हैं वो नहीं बताया गया है। ये काम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग इन कमेटीज की कॉम्पोजिशन डिसाइड कर सकता है, कितने साल के लिए या फिर कितने मंथ के लिए इन कमेटीज को इलेक्ट करा जाएगा, ये चीज भी पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकता है। एंड पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम ऐसी कमेटीज को अपॉइंट भी करा है। नो अब देखते हैं कि इन कमेटीज की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले तो देखिए इनको रूल्स ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट करा जा सकता है। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? 4 कंडीशंस दी गई हैं कि अगर किसी कमेटी को एक पार्लियामेंट्री कमेटी बोलना है तो सबसे पहले तो इसको हाउस इलेक्ट कर सकता है या फिर इसको स्पीकर या फिर चेयरमैन ने नॉमिनेट करा हो। बेसिकली इसके एक कमेटी के मेंबर्स को या फिर तो हाउस ने ही इलेक्ट करा है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या फिर
स्पीकर और चेयरमैन हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ही मेंबर्स को नॉमिनेट करा है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो मेंबर्स होंगे, ये कमेटीज होंगी, ये अंडर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही काम करेंगी ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउस। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, स्पीकर एंड चेयरमैन ही इन कमेटीज के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर इन कमेटीज के चेयरमैन की इलेक्शन में हेल्प करते हैं, और हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही पावर होती है हाउस के रूल्स को रेगुलेट करने की। तो हमें पता है कि ये पहले ही बता दिया गया है कि हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही इन कमेटीज को भी रेगुलेट करा जाएगा, और रूल्स को बनाने की पावर या फिर रेगुलेशंस बनाने की पावर, हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करने की पावर किसके पास होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ही फाइनल अथॉरिटी रहती है। तो इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरेक्शंस के अंडर ही ये कमेटीज काम करती हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि हाउस को ही अपनी ये रिपोर्ट्स सबमिट करेंगी या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस को ही अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेंगी। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है कि जैसे एक रिस्पेक्टिव कंसर्न्ड हाउस का लोकसभा के पास अपना सेक्रेटरीट है, ऐसे ही राज्यसभा के पास भी अपना सेक्रेटरीट है। सेम वे में इन कमेटीज की हेल्प के लिए भी एक सेक्रेटरीट दिया गया है, एक स्टाफ दिया गया है जो कि इनको टेक्निकल हेल्प दे सकता है। तो अगर कोई कमेटी इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करती है तो उसी कमेटी को ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी बोला जाएगा। जैसे कि एक कंसल्टेटिव नाउ कमेटी है, इस कमेटी को पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बोलते हैं क्योंकि ये सारी चारों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है। नेक्स्ट अब देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। दो टाइप की क्लासिफिकेशंस रहती हैं। ये ब्रॉड इसकी कैटेगराइजेशन है, स्टैंडिंग कमेटी होती है एंड ऐसे ही एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटीज अब डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। ये परमानेंट कमेटीज हैं, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ये कमेटीज काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस्टिमेट कमेटी की एग्जाम्पल लें तो थ्रू आउट द ईयर ये काम करती है। ऑन द अदर हैंड एडहॉक कमेटी एक टेम्परेरी कमेटी होती है। इसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, जब इसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, तब इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है। बट स्टैंडिंग कमेटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, ये परमानेंट कमेटी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टैंडिंग कमेटीज में मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मिनिस्टर्स इन कमेटीज के मेंबर्स नहीं होते हैं। हाउस के मेंबर्स दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही इन कमेटीज के मेंबर्स रहेंगे। अब देखिए ऐसा करा क्यों गया है। अगर हम फाइनेंशियल कमेटी की एग्जांपल लें तो मिनिस्टर्स जो होंगे, जिन इनके अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होंगी, अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए ये फाइनेंस को यूज करती हैं। कंसोलिडेटेड फंड से लोगों का पैसा ये यूज करती हैं, और फाइनेंशियल कमेटीज के थ्रू इन मिनिस्टर्स का जो खर्चा होता है, इन मिनिस्टर्स ने जो भी पैसा खर्चा है उसको कंट्रोल करा जा रहा है। अगर मिनिस्टर्स ही इन कमेटीज का मेंबर बन जाएंगे तो क्या इनके ऊपर एक चेक रखा जा सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मैं खुद को ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और खुद के ऊपर ही चेक रखने के लिए खुद ही कमेटी का मेंबर बन रही हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए ही इन कमेटीज, इन मिनिस्टर्स को भी इन स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर नहीं बनाया जाता है। नाउ अगर एडहॉक कमेटी की बात करें, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि इनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट ने पूरी इंडिया की गवर्नेंस चलानी है, इंडिया के लिए लॉ मेकिंग करनी है। हमने ऑलरेडी देख लिया कि पार्लियामेंट के पास टाइम की कमी रहती है डिलिब्रेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए। हर छोटी चीज के ऊपर पार्लियामेंट डिस्कशंस या डिबेट्स नहीं कर सकता है। ऐसे ही पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती है, तो इसीलिए ही कुछ एडहॉक कमेटीज को अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर कोई इशू क्रॉप अप हो गया है, सडन इशू आ गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हमेशा ये एग्जाम्पल लेती हूँ, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमएसपी के लिए, ये एक सडन इशू रेज हो गया है, इसके लिए एक कमेटी अपॉइंट करी जा सकती है। एमएसपी को रेज करना है या फिर नहीं करना है, इसके लिए कमेटी अपॉइंट करी जा सकती है। तो क्योंकि वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए फॉर द टाइम बीइंग अपॉइंट करी गई थी, तो वो एक एडहॉक कमेटी बन जाएगी। ऐसे ही कोई क्लैमिटी आ गई है, इस क्लैमिटी से रिलेटेड, अब देखिए हम इसकी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल ले सकते हैं। जो ये टनल में 41 जो वर्कर्स थे वो फंस गए थे, है ना। अब उनकी सेफ्टी से रिलेटेड अगर किसी ने ये न्यूज़ नहीं देखी है तो इसको जाकर देखें। उत्तरकाशी की ये न्यूज़ है।
इसको देखिएगा। अब इन वर्कर्स की सेफ्टी से रिलेटेड क्या इश्यूज आए थे उनकी इंक्वायरी करनी है। तो इस इंक्वायरी के पर्पस के लिए ही एक एड हॉक कमेटी अलग से अपॉइंट कर दी गई। अब देखिए ये इशू जो था, अभी हर साल तो इशू आता नहीं है, ये एक रिसेंट इशू क्रॉप अप हो गया था। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए देखिए इस चीज को आप कोट भी कर सकते हो, आप यूज भी कर सकते हो कि अगर ऐसे इश्यूज रेज होते हैं जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ है, अभी अ मंथ बैक, इसी मंथ में ही, तो उस चीज के लिए इन ऐसी एडहॉक कमेटीज को अपॉइंट करा जा सकता है इंक्वायर करने के लिए। तो देखिए किसी स्पेशल पर्पस के लिए है तो वो हो जाएगी एडहॉक कमेटी। नौ ये जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं इसकी भी डिफरेंट टाइप है, इनके क्या फंक्शंस हैं, इनकी नेचर कैसी है, फंक्शंस के बेसिस पर ही इनको डिवाइड करा गया है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए रहती हैं। 3 टाइप्स हैं फर्दर इसकी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जब हमने लास्ट पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी इस कमेटी का बहुत बार मेंशन आया था कि कैसे एक्सेस ग्रांट के लिए या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए इसको रेफर करा जाता है। ऐसे ही देखिए एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनको भी हमने थोड़ा बहुत देखा था लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, 24 रहती हैं, बजट के टाइम पर इसको देखा था। ऐसे ही है कमेटीज टू इंक्वायर, ये वाला जो कल का न्यूज है इसमें एथिक्स कमेटी को मेंशन करा गया है। ये एथिक्स कमेटी कमेटीज टू इंक्वायर का ही पार्ट रहती है और बाकी की सारी जितनी भी कमेटीज हैं उनको अदर स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर ही क्लब कर दिया जाता है। तो देखिए इनको हमने अलग से देखना है। तो यहाँ पर सारी की जितनी भी कमेटीज दी गई हैं अलग से उनको रिपीट करने का कुछ फायदा नहीं है, उनके नेम रिपीट नहीं कर रही हूँ। जब उनको हम डिटेल में देख कवर करेंगे तो तभी वहां पर देखेंगे। अब अगर एडहॉक कमेटी की डिवीजन देखें तो ये 2 टाइप की हो सकती हैं। इंक्वायरी एडहॉक कमेटी हो सकती है जो कि किसी इशू को इंक्वायर करने के लिए अपॉइंट करी गई हो, या फिर ऐसे ही एडहॉक जो कमेटी है ये एडवाइजरी कमेटी भी हो सकती है। नाउ ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसकी ये बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, बस एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इनको कुछ फायदा नहीं है ऐसे, बस इनको एक बार रीड कर लीजिएगा आप। इंक्वायरी कमेटी क्यों अपॉइंट करी जाती है, जैसे कि ये मैंने टनल वाला 41 वर्कर्स जो फंस गए थे उनकी एग्जांपल दी है मैंने कि कैसे इनकी सेफ्टी की इंक्वायरी करने के लिए एक एडहॉक कमेटी अपॉइंट करी जा सकती है। तो ये कौन सी कमेटी बन जाएगी, ये इंक्वायरी कमेटी बन जाएगी। बट एक कौन सी कमेटी होगी, एडहॉक कमेटी होगी। ऐसे ही एडवाइजरी कमेटी, अब ये कमेटी भी 2 टाइप की हो सकती हैं। अगर किसी बिल्स की लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट देनी है या फिर इन बिल्स को ही कंसिडर करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एडवाइजरी कमेटी हो सकती है। एडवाइजरी कमेटी भी अब देखिए 2 टाइप की हो सकती है, ज्वाइंट कमेटी एंड सिलेक्ट कमेटी। इनका मेंशन हमने करा था ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी बिल। इस ऑर्डिनरी बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमने, अगर किसी को याद है तो इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जब सेकेंड रीडिंग स्टेज आती है, एक बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है कि वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास होता है, फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग। एंड सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होने के बाद हाउस में डिसाइड करा जाता है कि क्या इस बिल को किसी कमेटी को रेफर करने की जरूरत है या फिर थर्ड स्टेज में ये बिल ऐसे ही चला जाएगा। और अगर हाउस को लगता है कि यस कमेटी को रेफर करने की जरूरत है तो एक मोशन पास करी जाएगी। उस मोशन के बाद फिर या तो बिल चला जाएगा सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर चला जाएगा ज्वाइंट कमेटी के पास। अगर तो बिल गया है सिलेक्ट कमेटी के पास तो सिर्फ उसी हाउस के ही मेंबर्स होंगे जिस हाउस में ये बिल इनिशिएट हुआ है। अगर तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है तो इस सिलेक्ट कमेटी में सिर्फ राज्यसभा के मेंबर होंगे। द सेम वे अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है तो सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होंगे। बट इन केस ऑफ ज्वाइंट कमेटी दोनों ही हाउसेस के मेंबर्स हो सकते हैं, लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी। एंड जब भी बिल इन कमेटीज के पास आएगा तो क्लॉज बाय क्लॉज बिल को चेक करा जाएगा और अगर इन कमेटीज को लगता है इन कमेटीज की एक्सपर्टीज यूज करी जाएगी और अगर इनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो वो भी करी जाएंगी। और फर्दर इन कमेटीज को अगर लगता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए तो उसको भी रेफर करा जा सकता है। कोई एविडेंस की जरूरत है उसको भी यूज करा जा सकता है। पब्लिक बॉडीज को कंसल्ट करने की जरूरत है तो वो चीज भी ड्यूरिंग दिस कमेटी स्टेज करी जा सकती है। इसके बाद
फिर ये कमेटीज रिपोर्ट अपनी हाउस को वापस भेज देती हैं एंड हाउस अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट से फिर डिसीजन लेता है। तो ये तो थी पार्लियामेंट्री कमेटीज की टाइप, स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। ऐसे ही देखिए बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे, बट मैंने ये एक क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिया। इस एथिक्स कमेटी को लक्ष्मीकांत की बुक के ऊपर ही लिख लीजिएगा कि अगर आप देखें तो वहां पर ही आपको याद आ जाए कि यस ये न्यूज़ में थी और इसको डिटेल में देखना है। और अगर बुक में नहीं दिया गया है तो गूगल में सर्च करिए तब इसको देखें। तो देखिए यही तरीका रहता है इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को समझने का, रिलेट करके। लीनियर स्टडी मत करिएगा। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल, टू दोज योर फ्रेंड्स who might need it. Thank you.